हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 36वें आसियान समिट के बारे में, जो रिसेंटली हुआ है थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इस समिट में कोविड-19, चाइना को लेकर, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है इसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। डिस्कस करेंगे इस इशू को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 10 देश हैं: ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इस ग्रुप में ये सब देश फोकस करते हैं रीजनल ग्रुपिंग पर, जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आसियान ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और वैसे आप अगर देखें तो आसियान ग्रुप एशिया के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो ग्रुप बना है ये किसी रिलीजन के बेसिस पर या फिर किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं बना। ये बना है प्योरली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के। बाद में ऑफ कोर्स इसमें ये कल्चर और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी डिस्कस करते हैं, मगर ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग तरीके का लाइफस्टाइल है, मगर तब भी इन सब कंट्रीज़ ने बहुत ही सक्सेसफुली इस ग्रुप को आगे बढ़ाया है। और आज के समय मैं आपको ये बता दूँ कि आसियान की इकोनॉमी ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी आप अगर देखें, इन पीपीपी टर्म्स नहीं कह रहा, नॉमिनल टर्म्स ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। इवन दो जो 10 आसियान देश है इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन है करीब 65 करोड़। इंडिया की आबादी आज के समय 130 करोड़ से भी ऊपर है, और तब भी दोनों की नॉमिनल जीडीपी सेम है। हाँ, डिफरेंस ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आसियान कंट्रीज़ में वो लोगों का काफ़ी बेहतर है। आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो तो आसियान कंट्रीज़ काफ़ी आपको ऊपर दिखेंगी। प्राइमरली सिंगापुर, ब्रुनाई, मलेशिया, थाईलैंड, द फिलीपींस, इंडोनेशिया, सारी कंट्रीज़ साउथ एशिया से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और आप अगर आसियान देशों का ब्रेकडाउन करोगे तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम इंडोनेशिया। अगर आसियान ग्रुप की टोटल कंबाइंड जीडीपी है 2.8 ट्रिलियन, तो इसमें से 1 ट्रिलियन तो सिर्फ इंडोनेशिया लेके आता है, क्योंकि इंडोनेशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है इन आसियान। करीब 27 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया की। फिर बाद में जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसमें आता है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। इन सब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और आप अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखो तो सिंगापुर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सिंगापुर की जो जीडीपी पर कैपिटा है ये कई यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बीट करती है, प्राइमरली क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है, और इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं ओवर द ईयर्स। और देखो जिस स्पीड से आसियान कंट्रीज़ आज के समय ग्रो कर रही हैं, बहुत ही जल्द ये इंडिया की जो टोटल जीडीपी है इसको भी सरपास कर लेंगे। प्रोजेक्शन बता रही है कि 2021-22 तक ये $3.5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी बन सकती है। उसमें देखो इन कंट्रीज़ को एक बड़ा बूस्ट ये मिला है कि सिंस यूएसए का प्रेशर है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो चाइना में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ये ख़त्म करें, तो ज़्यादातर जो यूएस कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी इन चाइना, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस अब चेंज कर रही हैं और रीलोकेट कर रही हैं प्राइमरली वियतनाम में, द फिलीपींस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और इवन थाईलैंड में। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी अभी भी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कई जो रेडिकल चेंजेस हमको करने चाहिए थे हमने किए नहीं हैं। सबसे बड़ा चेंज आबादी को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए नहीं हैं, उसको लेकर बस हमारे यहाँ भाषण होते हैं। और इन द फ्यूचर हो सकता है कि आसियान नॉमिनल जीडीपी में पूरे साउथ एशिया को, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका सब आता है, इन सबको बीट करके काफ़ी आगे निकल जाए। अब देखो ये जो आसियान ग्रुप है इनकी साल में 2 बार समिट्स होती हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बाई एनुअल समिट्स होती हैं अकरिंग ट्वाइस अ ईयर। 2019 में आपको याद होगा इनकी समिट्स हुई थी इन थाईलैंड, बैंकॉक, 34वीं और 35वीं समिट। अब जो हम जून में समिट हुई है इसकी बात कर रहे हैं, ये इनकी 36वीं समिट है। और इसके बाद इसी साल के नवंबर महीने में इनकी 37 समिट भी होगी। दोनों को होस्ट करेगा वियतनाम। नाउ होस्ट कंट्री जो होती है वहाँ पर हर साल ये जो सारे लीडर्स हैं ये इकट्ठा होते हैं, मगर आज के समय सिंस कोविड-19 फैला हुआ है तो ये जो मीटिंग है पहली बार हिस्ट्री में पहली बार एक वर्चुअल समिट के थ्रू हुई है। सब लीडर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपस में बात करी है और जो भी उनके
कंसर्न्स हैं, जो भी उनके ओपिनियंस हैं, यहाँ पर बताए हैं थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये देखिए एक नया ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो समिट था वो भी इस तरीके से हुआ था, और जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं इन एशिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस आपको ज़्यादा दिखेंगी। सो इस बार का जो समिट है इसका एक थीम भी था। थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। थीम है कोहिसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ईजी है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और देखो, इस समिट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड। ओवरऑल आप अगर देखो तो आसियान कंट्रीज़ में कोविड-19 के केसेस अभी भी काफ़ी लिमिटेड हैं, मगर बहुत से आसियान देश, प्राइमरली थाईलैंड, उसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया, इनकी इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है ऑफ टूरिज़्म। तो सिंस आज के समय लोग ट्रैवल कर नहीं रहे, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो बहुत सी आसियान कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी को लॉस हुआ है। तो ये लॉस रिकवर करने के लिए ना सिर्फ टूरिज़्म और भी वेरियस सेक्टर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो इस डैमेज से इमीडिएटली रिकवर करने के लिए आसियान कंट्रीज़ ने घोषित किया है कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड, और इसमें कोई भी कंट्री दुनिया भर का कंट्रीब्यूट कर सकता है। चाइना, जापान और वेरियस और कंट्रीज़ जो हैं एशिया की, वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करेंगे। आई एम श्योर इंडिया भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देगा और बहुत ही जल्द एक काफ़ी अच्छा ये सम इकट्ठा कर लेंगे। अभी ये जो फंड है बस ओपन हुआ है, कुछ टाइम बाद ये अनाउंस करेंगे कि कितना अमाउंट इन्होंने गैदर कर लिया है अंडर आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड। मगर देखो, कोविड-19 की वजह से जो ओवरऑल नुकसान हुआ है आसियान को, उससे उभरने में 1 से लेकर 2 साल लग जाएंगे, चाहे फंड ये कितना भी बड़ा बना ले, क्योंकि पहली बार 22 साल में इस पैंडेमिक की वजह से आसियान की जो इकोनॉमी है ये श्रिंक करेगी, ये ग्रो नहीं करेगी, इस बार ये श्रिंक करेगी। जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी भी हो सकता है कि श्रिंक करे, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ये भी श्रिंक करेगी, और ये कह रहे हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ब्लीक आउटलुक है। सो फिर हम आते हैं साउथ चाइना सी पर। नाउ साउथ चाइना सी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है फॉर द आसियान कंट्रीज़। 4 आसियान देश हैं जिनका बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है विद द साउथ चाइना सी पॉलिटिक्स। क्योंकि आप अगर साउथ चाइना सी का मैप देखो तो यहाँ पर फिलीपींस, ब्रुनाई, वियतनाम, मलेशिया और कुछ हद तक इंडोनेशिया का भी यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट है। अगर ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर यहाँ पर माइनिंग करे फॉर नेचुरल गैस या फिर ऑयल, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि चाइना इस पूरे एरिया को क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ठीक है आप यहाँ पे नेविगेशन कर लो, मगर ओवरऑल आपको ये मानना होगा कि ये एरिया बिलोंग करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो इस इशू को लेकर फाइनली अब आसियान कंट्रीज इकट्ठा आती हुई दिख रही हैं। पहले आसियान में भी कुछ डिफरेंसेस थे, फिलीपींस और वियतनाम में कुछ डाउट था कि चाइना के अगेंस्ट इनको स्टेटमेंट देनी चाहिए या नहीं, मगर अब यहाँ पर एक प्रॉपर क्लैरिटी आ गई है और वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनाई ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि चाइना इस पूरे रीजन में टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है और कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टैंड अप टू चाइना। फिलीपींस देखो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर उभर के आता है। फिलीपींस में आपको ये बता दूं एक ऐसा देश है जिसका एक डिफेंस पैक्ट है विद यूएसए। चाइना किसी भी हालत में फिलीपींस पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि अगर फिलीपींस पे अटैक किया तो इसका मतलब यूएसए पे अटैक वो माना जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारे यूएसए के सोल्जर्स, इनकी नेवल शिप्स फिलीपींस में डिप्लॉयड रहती है। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि यूएसए ने साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। इवन दो यूएस यहाँ पर कोई टेरिटरी क्लेम नहीं करता, यूएस ये मानता है कि साउथ चाइना सी ओपन रहना चाहिए, इट डज नॉट बिलोंग ओनली टू चाइना। मगर देखिए चाइना जो अपना एजेंडा है वो कहीं पे रोक नहीं रहा। रिसेंटली चाइना ने 80 जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं इन साउथ चाइना सी, इनको ऑफिशियली नेम किया और ये कहा कि ये प्रॉपर पार्ट है ऑफ चाइना। तो चाइना के ऐसे स्टेप से पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि इन द फ्यूचर साउथ चाइना सी में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऑलरेडी वियतनाम कंप्लेन कर चुका है कि चाइनीज शिप्स काफ़ी बार वियतनामी शिप को हरास करती हैं। रिसेंटली चाइना की नेवी ने एक वियतनामी शिप को डुबा भी दिया था। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये उभर रही हैं और इसलिए 10 के 10 आसियान कंट्रीज़ ने ये कहा है कि हम यूनक्लॉस ट्रीटी के साथ खड़े हैं, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, जिसके अंडर रिसेंटली द हेग में चाइना केस हार गया था इन द साउथ चाइना सी रीजन। सो ये 10 के 10 देश ये कह रहे हैं कि वी स्टैंड टुगेदर और साउथ चाइना सी में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो हम सपोर्ट करते हैं और इन द फ्यूचर
अगर हमको यहाँ पर नेचुरल गैस या फिर ऑयल की एक्सट्रैक्शन करनी है तो विद इन आवर स्पेसिफाइड रीजन जो हम मानते हैं कि हमारी टेरिटरी है वहाँ पर हम ये ड्रिलिंग करेंगे। तो इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आसियान कंट्रीज़ भी ओपनली स्टेटमेंट्स दे रही हैं अगेंस्ट चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। अब इंडिया को यहाँ पर यह सोचना होगा कि फाइनली इंडिया अपनी डिफेंसिव पॉलिसी क्या पीछे रखेगा और अब क्या टाइम आ चुका है कि वियतनाम बाय द वे एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ बहुत ही बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो क्वेश्चन इंडिया के सामने ये है कि वियतनाम जो बहुत ही लंबे समय से ब्रह्मोस मिसाइल डिमांड कर रहा है तो ब्रह्मोस मिसाइल हमें वियतनाम को सप्लाई करने चाहिए या नहीं। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी कुछ असर्टिव यहाँ पर मूव दिखाए और वी शुड आर्म द आसियान कंट्रीज ताकि इन द फ्यूचर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये भी चाइना को जवाब दे पाएँ। So for the time being, this is the end of this video. Thanks for listening and as always, God bless you all.